हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीट विद्यालय पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम आप मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो ये क्लास 11th की केमिस्ट्री है और पहला चैप्टर है ये एनसीईआरटी के हिसाब से। देखिए, आज से हमारा केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट हो रही है इस चैनल पर, तो मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूंगा और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको इस अच्छे ढंग से पढ़ाऊं, इतने अच्छे ढंग से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि आपको इस सब्जेक्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ एक लगाव हो जाए, एक इंटरेस्ट जुड़ जाए। देखिए, इजी टफ एक अलग मैटर होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ हमारा अपना एक लगाव हो, एक इंटरेस्ट हो, तो वो फिर पढ़ने में भी अच्छा लगने लगता है, चीज़ें समझ में भी आने लगती हैं। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज़ बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री में तो होगा ही होगा। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th की, काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इन सारे चैप्टर्स में इनका इन्वॉल्वमेंट है और साथ ही साथ इवन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी मोल मिल जाया करता है। तो मोल एक बेसिक चैप्टर है, इसमें बहुत सारी बातें सीखेंगे। मोल के अलावा भी एटम, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स भी सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ सीखते हुए चलेंगे, बेसिक बातें भी सीखेंगे और हम अपने सिलेबस को भी आगे बढ़ाएंगे। नीट में अगर एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स और मैट्रिक्स टाइप वाले, मैचिंग वाले, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, हर तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू भी। चलिए, बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। देखो भाई, मोल क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनको मीज़र करने के लिए हमारे पास अपनी एक यूनिट है। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भाई मीज़र करना होगा तो किस में नापेंगे? डिस्टेंस को मीज़र करना है तो हम उसको मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कई सारे यूनिट्स बनाए गए हैं। यूनिट्स की वैल्यू तक भी फिक्स है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर मुझे मीज़र करना है तो हम सेकंड्स में नाप रहे हैं, मिनट में नाप रहे हैं, घंटे में नाप रहे हैं, बहुत सारे हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 1 घंटे में कितने मिनट हैं, कितने सेकंड हैं, सबकी अपनी फिक्स वैल्यू है। वॉल्यूम नापने के लिए हमारे पास भी यूनिट होता है, हर चीज़ नापने के लिए हमारे पास यूनिट है। मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी केमिस्ट लोग को कि जब वो किसी रिएक्शन की स्टडी करते थे तो ये नहीं मालूम चल पाता था कि ये मॉलिक्यूल, ये एटम कितने नंबर में इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन के अंदर। यानी मेन प्रॉब्लम है नंबर ऑफ एटम्स पता करने की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मालूम करने की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन तरह के पार्टिकल्स को मीज़र करने के लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं था। तो उसके लिए एक यूनिट बनाई गई है जिसको ही हम लोग कहते हैं मोल। यानी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मोल एक यूनिट है, कह सकते हैं ये एसआई यूनिट है। और ये किस चीज़ की यूनिट है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मीज़र करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मीज़र करेगी। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स के की भी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे टर्म आ सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक, और केटायन हो गया, एनायन हो गया, बहुत सारे स्पीसीज पार्टिकल्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब बात यह है कि इस पार्टिकल को मीज़र करने के लिए हमने एक यूनिट तो बना दी, जैसे हम मोल बोल रहे हैं, लेकिन एक मोल में कितने पार्टिकल आएंगे, कितने एटम आएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये फिक्स वैल्यू भी चाहिए थी। अब वो फिक्स वैल्यू कैसे आएगी? उस फिक्स वैल्यू क्या होता है वो? जैसे एक मोल में जो वैल्यू फिक्स की गई है वो है 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को हम आप बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है, जिसे Na टर्म से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास अगर 1 डजन मुझे एग लाना है तो हम कितना पीस लाएंगे? 12 पीस लाएंगे। 1 डजन हमको बनाना ले आना है तो हम 12 पीस लाएंगे। 1 डजन हमको पेंसिल लाना है तो भी 12 पीस लाएंगे। यानी एक डजन में वैल्यू फिक्स कर दी गई है 12, 12। इसी तरीके से एक मोल में भी वैल्यू फिक्स कर दी गई है एवोगैड्रो नंबर के बराबर
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन लाएंगे तब भी यही मिलने वाला है, 1 मोल प्रोटॉन लाएंगे तो भी यही मिलेगा, 1 मोल न्यूट्रॉन लेंगे तो भी यही मिलेगा, 1 मोल कोई मॉलिक्यूल लेंगे तो भी यही मिलने वाला है। यानी 1 मोल आप कुछ भी ले आए आपको वैल्यू यही मिलने वाली है। तो अब पहला क्वेश्चन यहां पर उठेगा कि 1 मोल में आखिर ये वैल्यू कहां से आई, इस वैल्यू को फिक्स कैसे किया गया। तो इसके लिए आपको मोल के डिफिनेशन पे चलना पड़ेगा। तो मोल की डिफिनेशन क्या है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप यहां से नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि 1 मोल की डिफिनेशन क्या बनाई गई है। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, बस सुनिए और दिमाग में बैठाइए। अगर आप कार्बन 12 आइसोटोप लेते हैं 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप लेंगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे कार्बन के, उसी नंबर ऑफ एटम को कहा गया एवोगैड्रो नंबर। अब इसमें बहुत सारी बातें एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला सवाल तो उठ सकता है कि सर कार्बन 12 ही क्यों फिक्स किया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कार्बन 12 का 12 ग्राम लेने पर ये वैल्यू आई कैसे, वो भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। लेकिन डिफिनेशन में एक टर्म यूज हुआ है, आप देखेंगे आइसोटोप। या आइसोटोप क्या होता है इसके बारे में बात पहले कर लेते हैं। आइसोटोप, मैंने आपसे क्या कहा था कि बेसिक पॉइंट साथ साथ समझते चलेंगे। आइसोटोप्स बहुत से लोग को पता होगा, नहीं पता है तो वो मैं लिख दे रहा हूं। सेम एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता हो, डिफरेंट एटॉमिक मास, उसे हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन के मेन 3 आइसोटोप होते हैं, और भी होते होंगे, ठीक है, लेकिन मेन 3 आइसोटोप, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक होता है आपका कार्बन 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। लेकिन आइसोटोप आप देखिए जो आपके सामने लिखे हैं, इनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं। कार्बन 12 यानी इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका 13 है और इसका है 14। ठीक है, अब आइए कार्बन 12 के बारे में जानते हैं। कार्बन 12 98.8% नेचर में पाया जाता है, कार्बन 13 1.1% होता है और कार्बन 14 ये होता है 0.001%, यानी बहुत लेस अमाउंट में है। और साथ ही साथ कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव जानते ही होंगे, जैसे रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, रेडियो एक्टिव जिनसे कॉन्टिन्यूसली रेज जो होती हैं अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं, वो सब रेडियो एक्टिव टर्म है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन 14। अच्छा, इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल आइसोटोप है। 5760 साल है इसका, 5760 साल इसका हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, यानी इतने सालों तक डिकम्पोज होता ही नहीं है, खराब नहीं होता है। इसीलिए इसका यूज, आपने एक मेथड का नाम सुना होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, जैसे बहुत पुराना कोई मुझे मिला हुआ है पेड़, मुझे उसकी एज पता करनी है, या मुझे कोई फॉसिल मिला है, मुझे उसकी एज मालूम करनी है, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, इस मेथड से पता किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, अभी वापस से आते हैं। मैं आपको बता रहा था कि आइसोटोप किसे बोलते हैं। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 के बारे में मुझे डिस्कस करना है। डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि डिफिनेशन में कार्बन 12 का यूज हुआ है। सवाल यही उठेगा, कार्बन 12 ही क्यों नहीं कोई और दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं। तो कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया है पीरियोडिक टेबल में, स्टैंडर्ड एलिमेंट। अब इसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। मेन रीजन देखो क्या है कि ये 98.8% इतने ज्यादा अमाउंट में मिलता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका आइसोटोप इतना ज्यादा अमाउंट में पाया जाता हो। अगर मैं क्लोरीन के आइसोटोप के बारे में बात करूं तो क्लोरीन एक 35 होता है, एक क्लोरीन 37 होता है।
तो क्लोरीन 35 भी 75% पाया जाता है और क्लोरीन 37 25% पाया जाता है। लेकिन ये जो कार्बन 12 है इसका आप अमाउंट देख सकते हैं सबसे ज्यादा है। ठीक है, स्टैंडर्ड एलिमेंट क्यों पाया जाता है? क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है, ठीक, और फिर बहुत आसानी से अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। देखो कार्बन कितना इजिली अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्स हैं आपके पास, ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोल है, ठीक है, बहुत सारे सोर्स होते हैं कार्बन के, इजिली अवेलेबल है। और क्या खास बात होती है? खास बात यह है कि ये हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है। मॉडरेट रिएक्टिव का मीनिंग ये होता है कि ना ही हाईली रिएक्टिव है और ना ही बिल्कुल इनर्ट है। अब ऐसा नहीं कि नेचर में है तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, और ऐसा भी नहीं कि किसी के साथ कर ही नहीं रहा है। जब उसको अपनी कंडीशंस मिलेंगी तो उस कंडीशन पर वो अपनी रिएक्शंस करता है, मॉडरेट रिएक्टिव है। और क्या खास बात है इसकी? खास बात यह है कि हम इसे और आइसोटोप के साथ आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, इजिली सेपरेबल है, आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। और एक पॉइंट देखिए, अगर हम 1/12 पार्ट कर दें इसका वेट का, वेट ऑफ कार्बन 12 का, तो ये हमको मास ऑफ यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर मुझे मिल जाएगा। ये बड़ी बात है। अगर कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा लिया जाए तो उसका वेट हाइड्रोजन एटम के ही बराबर होता है, यानी पीरियोडिक टेबल का जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है उसके वेट के बराबर आता है। तो इतनी सारी खास बातों की वजह से कार्बन 12 को पीरियोडिक टेबल का एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माना जाता है, और इसी स्टैंडर्ड एलिमेंट होने की वजह से डिफिनेशंस में कार्बन 12 का यूज अक्सर आपको मिल जाएगा। तो जो हमारे पास मोल की डिफिनेशन थी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लीजिए इसको। कार्बन मोल की जो मैं डिफिनेशन की मैं बात कर रहा था, डिफिनेशन यही है कि मैं 12 ग्राम कार्बन 12 का आइसोटोप लूंगा तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वही कहलाता है 1 मोल, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कह रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें मैंने क्लियर कर दी कि कार्बन 12 ही क्यों लेते हैं, आइसोटोप क्या होता है। अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हाँ भैया कैसे हमारा निकल करके आएगा 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है? वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू कहां से आ गई थी उस टाइम पर, इतनी एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है? ये वैल्यू आई मास स्पेक्ट्रोमीटर से। ये एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम लोग मास वगैरह पता कर सकते हैं एटम का, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक भी बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब मैं इसी को रिवर्स करके लिख रहा हूं थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए, यानी मैं इस तरह लिख दे रहा हूं कि 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम अगर आप लेते हैं तो उसमें कार्बन 12 का कितना एटम पाया जाएगा? 1 एटम। उसे उल्टा करके लिख दिया तो 1 ग्राम में कितना एटम हो जाएगा? 1/1.992648 इंटू 10⁻⁻23 एटम। ठीक है, तो 1 ग्राम में इतना है। डिफिनेशन में हमने कितना ग्राम लिया भाई कार्बन 12 का? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? बस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, तो वैल्यू बनती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, यही वैल्यू को हम आप एवोगैड्रो नंबर से जानते हैं। तो ये बना भाई 1 मोल की वैल्यू। ऐसे 1 मोल की वैल्यू कैलकुलेट करके आई है। कहीं मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देख रहा था तो शायद कहीं पर मुझे ये क्वेश्चन भी मिला था कि आखिर जो कार्बन 12 का मास होता है, 1 एटम का मास, वो वैल्यू आई कहाँ से? तो यहाँ पर मैंने वो भी आपको बता दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है, उसमें भी यहाँ पर यूज किया गया है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, और उससे ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है।
तो आई होप पहले आपको मोल डिफिनेशन क्लियर हो गया है, वैल्यू कहां से आई, और सबसे खास बात थी कि कार्बन 12 ही क्यों यूज किया गया एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पर। ठीक, अब हमें क्या काम करना है कि हमारे पास मोल को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होने चाहिए। मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो पहला मेथड है जिसको मैं टाइप 1 नाम दे रहा हूं, ठीक है, मोल का फॉर्मूला होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर एटम रहेगा तो उसका एटॉमिक मास ले लेंगे, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और अगर एटम है तो हम एटॉमिक मास का यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, मास जो रखना है वो ग्राम में ही रखना है। ये मोल का पहला फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अभी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ कुछ एटॉमिक मास हमें याद भी होने चाहिए, कुछ का दिया भी रहता है, तो हम उसके हेल्प से साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालते हुए चलेंगे। अब इस टाइप 1 का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, पूरा चैप्टर ही न्यूमेरिकल वाला है, तो प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल तो लगाना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें मोल कैसे निकालने वाले हैं, देखिए, मास दे रखा है, बस मुझे मोल का फॉर्मूला लिखना है, मास अपॉन मोलर मास। अब यहां सीखते चलिए, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 एटम दे रखे हैं तो क्या हो गया, उसका मॉलिक्यूलर मास 2 हो गया। डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यहां एटम दे रखा है, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई मोल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा मास 2 ग्राम दे रखा है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 बाई 1 कितना हो गया, 2। नेक्स्ट आइए, 8 ग्राम ऑफ हीलियम, तो मोल इक्वल टू 8 ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, क्योंकि हीलियम एटम है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, आप डिवाइड कर देंगे 2। अब देखिए, ये सब खुद आपको याद करने वाला है कि आप 9th 10th में अक्सर पढ़े होंगे एटम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तो ये तो बहुत बेसिक सा बात है। आप कहीं भी देख सकते हैं कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है। जब आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। 180 ग्राम ऑफ यूरिया। अब यहां पर मैं आपको यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दूंगा, और साथ ही साथ कुछ मॉलिक्यूल जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास आपको साथ में याद भी रखने हैं। ठीक है, मोल फॉर्मूला 180 ग्राम डिवाइडेड बाई यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60। अब 60 आया कैसे वो देख लीजिए, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इससे हम मास निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए, नाइट्रोजन जितने भी एटम यूज हैं सबके एटॉमिक मास आप ऐड करते चलिए। नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, नंबर ऑफ एटम जो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1 प्लस आगे आ जाइए, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, फिर से नाइट्रोजन मिल गया मुझे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 12, फिर से 2 हाइड्रोजन मिल गए, 2 × 1। इसीलिए पहली बार एक एक स्टेप कर करके आपको बता रहे हैं, सबको जब लाइन से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 60। तो जब 60 से डिवाइड करने वाले हैं तो कितना आ गया आपको, मोल्स 3 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, 13.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें रखेंगे आप, मास रखिए 13.2 डिवाइडेड बाई, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है, चलिए देखते हैं। कार्बन हो गया आपका 12 और ऑक्सीजन होता है आपका 16, और 2 एटम है तो 2, तो जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 44। अब आप 44, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है 44 से 132 कितने टाइम्स में जा सकता है, 3 टाइम्स में। एक से पहले पॉइंट लगा है तो पॉइंट भी लगा लीजिए, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0.3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 24 मिलीग्राम ऑफ ओजोन, 24 मिलीग्राम ऑफ ओजोन, इधर का आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट करने के बाद इधर आ जाइए, 24 मिलीग्राम ऑफ ओजोन। मिलीग्राम में मुझे नहीं रखना है, मुझे किस में रखना है, ग्राम में। जब भी मिली आ जाए 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 × 10⁻³
और डिवाइडेड बाई ओजोन का क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 का कितना हो जाएगा 48। 24 से कैंसिल करेंगे, यहां नीचे आएगा 2, 1/2 यानी 0.5 इंटू 10⁻³ और सिंपल लिखना चाहते हैं तो 5 इंटू 10⁻⁴। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, आप चाहें तो पहले खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, 1.6 केजी में दे रखा है लेकिन मुझे ग्राम चाहिए। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और डिवाइड कर देंगे सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से। चलो भाई निकाल देते हैं पहले सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। सल्फर का होता है 32। अब देखो यही बेसिक पॉइंट्स है, नहीं पता है मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, यहीं से सीखते चलेंगे, यहीं से याद करते चलेंगे। 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, ये जब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 64। अब यहां पर आप 64 रख लीजिए, एक जीरो से आप इसका एक पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 64, और 16 से अगर आप 64 को कैंसिल करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 4 टाइम्स में जाएगा, और 100 डिवाइडेड बाई 4 आपका कितना बन जाएगा 25, यानी 25 मोल आ गए 1.6 kg ऑफ SO2 में। तो ये था टाइप 1, और टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करा दिया है। ऐसा है कि आपको साथ में डीपीपी भी मिलेगी, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा हम आपको बताएंगे डीपीपी कहां आपको मिल सकती है, और वहां से आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो भाई हम लोग मोल के बारे में बात कर रहे थे कि एक यूनिट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए, अमाउंट को मेजर करने के लिए, और उसमें हमने टाइप 1 देखा। मोल में वैल्यू फिक्स है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। कहां से आया, कार्बन 12 का 12 ग्राम लेना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया वो सब बता दिया। अब हम आएंगे दूसरे फॉर्मेट पर, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। अभी तो मास दे रखा था और मुझे निकालना क्या था, मोल। अब क्वेश्चन में मोल गिवन है, मुझे मास निकालना है। तो अगर मास का टर्म आ ही रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुझे वही वाला फॉर्मूला लगाना है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो है। तो यहां से मास इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएं तो मोल में अगर हम मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां से डायरेक्ट बना लीजिए कि मास मुझे कैसे मिलेगा, मास मिलेगा मुझे मोल में मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करके। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 4 मोल ऑफ अमोनिया, इसका मुझे मास निकालना है, तो मास इक्वल टू 4 मोल हो गया। और अमोनिया का मोलर मास क्या होता है, साथ ही साथ याद भी रखेंगे और निकाल भी कर बताते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1 और 3 एटम है तो 3, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया 17। 17 इंटू 4 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर से आइए, मास इक्वल टू, अब एक काम करेंगे, आपने क्वेश्चन देख लिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज आपको करना है और क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने हैं, फिर उसके बाद आप आंसर देख लीजिएगा। मास इक्वल टू 0.25 मोल इनटू हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अभी देखो तीसरे क्वेश्चन में 5 मिली मोल है, ये मिली है, तो जब भी मिली आ जाएगा आप उसको मोल बनाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो मास इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ये मोल हो गया, इनटू अब क्या करेंगे, इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, 44 निकाला जा चुका है, फिर आप उससे मल्टीप्लाई करके आंसर। नेक्स्ट आ जाइए 4 नंबर, 20 मोल ऑफ ओजोन इन केजी, आपको केजी में बताना है। तो पहला काम ये करेंगे, मास जो निकलता है वो ग्राम में ही निकलेगा। पहले 20 मोल रख लिया इनटू मॉलिक्यूलर मास, ओजोन का मॉलिक्यूलर मास होता है 48, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 960 ग्राम, 960 ग्राम। अब मुझे केजी बनाना है, तो केजी बनाने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 0.96 ये आपका आ गया केजी में, ठीक है। तो टाइप 1 का मैंने दोनों तरीके का फॉर्मेट क्वेश्चन का आपको सिखाया है प्रैक्टिस के लिए, कि पहले आप मोल कैसे निकालेंगे
मास अपॉन मोलर मास से, और अगर मास दिया है तो आपने मोल बना लिया, और अगर आपको मोल गिवन है तो आप मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मास में कन्वर्ट करने का तरीका है कि मोल में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइप 1 था। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मास के टर्म से ही मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यूज करेंगे और उससे हम लोग मोल निकालेंगे। चलिए दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग मोल को कैलकुलेट करने का एक दूसरा मेथड सीखेंगे। मान लीजिए अगर आपको पार्टिकल्स के नंबर दे दिए हुए हैं तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे हम आप एवोगैड्रो नंबर से। अब मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि पार्टिकल्स में सब आ गए, अगर एटम की संख्या दे रखा, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने वाले हैं। चलिए इसके बेस पर भी कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला काम ये है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और जो बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्राई कर लीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद फिर देखिएगा। पहला काम ये है कि आपसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, और आपको डेटा किसका दे रखा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम। हीलियम खुद एक एटम है, एटम के नंबर दे रखे हैं, आपको मोल निकालना है तो बस क्या करना है? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। एवोगैड्रो नंबर ये हो गया। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 10⁻26 है, नीचे 10⁻23 है। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको इतना पता होगा कि वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस में आ जाएगा। 26 में से 23 निकाला, 10⁻3, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। आ जाइए सेकंड, 3.011 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। O2 खुद मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के नंबर दे रखा है, आपको मोल निकालना है। इसी में आप क्या काम करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। देखो भाई, जैसा डेटा गिवन होगा वैसा ही आपको फॉर्मूला लगाना है। मास वाला था तो मास अपॉन मोलर मास कर रहे थे, पार्टिकल्स दे रखे हैं, एटम दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो हम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहां से मुझे दिख रहा है पूरा पूरा ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 1/2 कितना होता है? 0.5। 23 ऊपर गया, 21 माइनस 23 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 23, ये हो जाएगा 10⁻²। आप इसे चाहे तो और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट कह रहा 1.5 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इसको भी क्या काम करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि जो 6.022 है इसको आप 6 सपोज कर लीजिए, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 1.5 और नीचे 6 है, तो 1.5 में अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 तो मिलेगा ही, यानी ये पूरा पूरा अप्रॉक्स 4 टाइम में कैंसिल हो गया। तो नीचे बचा 1/4 और 23 है, 23 को ऊपर ले जाएंगे तो 25 माइनस 23, ये कितना हो जाएगा? 10⁻²। 10⁻² का मतलब हो गया 100 डिवाइडेड बाई 4। 100 डिवाइडेड बाई 4 का मीनिंग 25। चलो भाई फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या हुआ है? फोर्थ में आपसे मोल निकालने को कहा है, लेकिन इसमें एटम की संख्या दे रखा है ऑक्सीजन की। लेकिन भाई जो सिलेंडर में भरा है वो तो ऑक्सीजन गैस भरी होगी, और ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में पाई जाती है? O2 फॉर्म में। O2 फॉर्म में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो ये जो पूरा एटम दे रखा है ऑक्सीजन का, आप ये काम कर सकते हैं, इसको आप मॉलिक्यूल फॉर्म में ला सकते हैं, O2 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है ऑक्सीजन का। भाई देखो O2 है तो इसमें 2 एटम हुए ना, 2 एटम ऑक्सीजन के, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 ऑक्सीजन एटम मिल करके एक O2 बना रहा है। तो एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 1/2 O2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो हमने एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया, एटम को हमने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया, हाफ O2 मॉलिक्यूल। तो यहां पर भी वही चीज है,
आपको एटम दे रखा है, आप इसे मॉलिक्यूल बना लीजिए। तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। यानी पहला काम हमने एटम को मॉलिक्यूल बनाया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 6.022 इंटू 10⁻24 और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको मोल बनाना इजी हो जाएगा। मोल इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इतना है और उसको डिवाइड करना है मुझे एवोगैड्रो नंबर से। मैंने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। ये पूरा कैंसिल हो गया। 1/2 आ जाएगा आपका 0.5 और 24 23 ये हो जाएगा 10 बचेगा, यानी आपका 5 मोल इसका आंसर आएगा। तो फोर्थ नंबर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इसको समझ लीजिए कि हाँ भैया एटम में दे रखा था लेकिन मैं इसको पहले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, तुम्हें पता है कि एक मॉलिक्यूल में, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम पाए जाते हैं। तो बस मैंने वो इसी 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसका अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। अब क्या काम है कि देखो मॉलिक्यूल गिवन है, एटम्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, लेकिन आपको मास पूछ रहा है, फाइंड मास। अब कैसे काम करें? अब हमारे पास मोल के 2 फॉर्मूले हैं। एक है हमारे पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एक फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यही तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों ही मोल के फॉर्मूले हैं। दोनों को आपस में अगर हम इक्वल कर दें तो इक्वल करके हम मास का फॉर्मूला बना सकते हैं। यानी मास इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन Na और उसमें मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मास निकलता आएगा। चलिए इसका मास निकालते हैं। मास इक्वल टू मॉलिक्यूल की संख्या दे रखी है 6.022 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास ओजोन का 48 होता है, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। बस आपको इसे सॉल्व करना है। ये कैंसिल हो जाएगा, 25 है नीचे 23 है, ऊपर आएगा तो 10⁻2 बन जाएगा। 10⁻2 यानी 48 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4800, ये आपका ग्राम हो गया। चाहे तो आप इसे केजी बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए, एटम्स के नंबर दे रखे हैं हीलियम के और आपसे मास पूछा है। तो मास इक्वल टू फॉर्मूला तुम्हें पता है कि जो एटम है इसमें हम क्या काम करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और इसमें एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मॉलिक्यूलर मास। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पीछे भी कैलकुलेट किया गया था, क्या था हमारे पास 64। अब याद हो जाना चाहिए। अच्छा अभी जैसे जस्ट पीछे हम लोग ने कैलकुलेशन किया है कि अगर 6.022 दे रखा है तो हम उसको 6 मान लें, 1.5 से 4 टाइम में कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 64 से, आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो फाइनली हमारे पास 2 फॉर्मूले आ चुके हैं। अब उस 2 फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सारा कैलकुलेशन किया जा सकता है। उसीलिए मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा है। देखिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, प्रॉब्लम्स लगाएंगे, उतनी बातें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, जैसे 4.8 ग्राम ओजोन सैंपल इज गिवन, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन एंड नंबर ऑफ एटम्स। 2 बातें आपसे पूछा है। तो आपका काम यह है कि पहले आप इससे वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे। ठीक है, तो कैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। पहला काम, जो कुछ भी पूछे सबसे पहला काम यह है आपका कि आप उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। आप मोल पहले स्टार्ट करिए निकालना। मोल इक्वल टू 4.8 ग्राम मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, 48 मॉलिक्यूलर मास होता है, डिवाइड करके 0.1 आ गया। ये हमारा मोल कैलकुलेट हो चुका है। अब मुझे पहला क्वेश्चन करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n अपॉन Na इक्वल टू मोल, यही तो था भाई। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए काम यही है कि आप सीधे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल है 0.1 और एवोगैड्रो नंबर को हम Na के टर्म में ही लिखते चलेंगे, चाहे तो आप Na की पूरी वैल्यू लेकर के सॉल्व कर लीजिए। 0.1 Na आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा अब आपसे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स बताइए, नंबर ऑफ एटम्स यानी ओजोन के टोटल एटम्स बताइए। अब यहां थोड़ा मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो जो भी क्वेश्चन हमारा है वो 4.8 ग्राम में है, यानी ओजोन के 4.8 ग्राम को आप ले आइए, फिर उसमें मुझे बताइए कि कितने मॉलिक्यूल हैं उसके और नंबर ऑफ एटम्स कितने उसमें पाए गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि 4.8 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट किया, मोल को मैं मॉलिक्यूल में ले आया पॉइंट Na। अब मैं एटम्स बताऊंगा, एक ओजोन में, एक मॉलिक्यूल ओजोन में कितने एटम्स पाए गए हैं, 3 एटम्स। देखिए साफ साफ 3 एटम है, तो बताइए इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, 0.1 Na ओजोन में कितने एटम हो जाएंगे। बेसिक मैथ, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 0.1 Na यानी आपका आ गया 0.3 Na एटम्स। जैसे मैं आपसे कहूं 1 रुपए में 4 टॉफी, तो 2 रुपए में कितना हुआ, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम यही चीज है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी मोल्स को और समझने में और उसके कैलकुलेशन को समझने में। चल भाई और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें तो बहुत सारा कुछ दे रखा है, एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे। वही बात मैं बार बार कहूंगा कि आप पहले खुद से ट्राई करते रहिए, और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके सामने मैं हूं, मैं आपको बताता चल रहा हूं। 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और आपसे कह रहा है कि आप क्या काम करें कि पहले मोल्स निकालें CO2 का। तो अगर आपको मास गिवन है तो मोल्स निकालने में क्या प्रॉब्लम है, 132 डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, डिवाइड किया कितना आ गया 3, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3। ठीक है, 3 ही तो आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट बना सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि अगर मुझे मोल पता है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। जस्ट पीछे फॉर्मूला बना करके आ रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है तो एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए मोल में। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए नंबर ऑफ टोटल एटम पर, जैसे पीछे किया वैसे ही करते हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, पहले एक बात बताइए। एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, 3 एटम। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3 Na यानी आपका हो गया 9 Na। ठीक, नेक्स्ट। अब सिर्फ कह रहा है कि मुझे ऑक्सीजन एटम बताओ, टोटल ऑक्सीजन एटम। तो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है, 2, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 इंटू 3 Na यानी 6 Na। ठीक, नेक्स्ट। अब आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बताना है भाई, मॉलिक्यूल्स बताना है O2 के। यहां पर एटम था, अभी पीछे आपको सिखा कर आए थे इसके पीछे के पीछे वाले क्वेश्चन में कि एक O2 बनता है 2 ऑक्सीजन से। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितने आए हैं, 6 Na। अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना मॉलिक्यूल बनेगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। 2 से डिवाइड कर दीजिए, मुझे एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। चल भाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आपको सीखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए एटॉमिक नंबर आपने याद कर रखा होगा, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन,
और अगर कोई न्यूट्रल एटम है जब तक चार्ज नहीं आता तो जनरल केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। फॉर एटम, किसी एटम के लिए जब तक वो केटायन और एनायन ना बना हो तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सारे नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझसे नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो पहले एक एक करके निकालते हैं। मुझे CO2 में बताना है, एक मॉलिक्यूल CO2 पकड़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कितने एटम हैं 2, ये कितना हो गया टोटल 22 इलेक्ट्रॉन। ये एक CO2 के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक CO2 के अंदर, और है CO2 कितना 3Na। CO2 टोटल कितना है 3Na, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका निकल कर आ जाएगा 22 इंटू 3Na, यानी आपका आ गया 66Na। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3Na मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 22 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मुझे एक मॉलिक्यूल में बताना है, क्वेश्चन में लिखा है 132 ग्राम के अंदर बताना है। तो मैंने 132 ग्राम को मोल बनाया, मोल से मॉलिक्यूल बनाया, अब उसी में कैलकुलेशन सारी चल रही है। नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन, जैसी बात हो चुकी है कि अगर वो न्यूट्रल है मॉलिक्यूल CO2 है, CO2 पे ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होगा। तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूं 66Na। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला मास नंबर होता है, यानी एटॉमिक मास भी जनरली जिसको हम आप बोलते हैं मास नंबर, ठीक है, वो किसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो यहां पर हमने एक बेसिक पॉइंट सीखा, और मास नंबर प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। चलिए एक एक एटम के लिए निकालते हैं। फॉर कार्बन के लिए पहले हम कैलकुलेट करके देखते हैं। कार्बन के लिए क्या होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर होता है 12, इतना तो आपको याद होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी 6 प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां से मुझे न्यूट्रॉन की संख्या मिल गई, 12 में से 6 गया 6, कार्बन के न्यूट्रॉन हो गए 6। अब आइए हम निकालते हैं फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए न्यूट्रॉन, मास नंबर यानी एटॉमिक मास 16 होता है, प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर 8 होता है, प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां से अगर आप 8 माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने न्यूट्रॉन पाए गए हैं ऑक्सीजन के अंदर। 16 में से 8 गया 8, ये हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हो गए CO2 के अंदर, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8 इंटू 2, यानी फिर से आ गया 22 न्यूट्रॉन। वैसे तो कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता होगा, लेकिन मैंने एक पूरा प्रोसीजर आपके सामने करके दिखा दिया है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भैया न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 22 न्यूट्रॉन हैं तो 3Na मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे 3 इंटू 22Na, यानी फिर से आ गया 66Na। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझ में आया होगा। एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिए, सारे पार्ट मैंने कैसे निकाले हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं, और आपको भी ऐसा ही कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। इस क्वेश्चन से पहला काम वही है कि आप खुद ट्राई करिए। ये 3.6 ग्राम लिखा है ऑफ अमोनिया इज गिवन, अमोनियम आयन है, और फाइंड टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। चलिए भाई करते हैं। कुछ भी दिया रहे कैलकुलेट करने के लिए आपका काम है कि आप पहले मोल निकालेंगे। सबसे पहला काम मोल, इस साइड में मोल का वर्क कर लीजिए। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। चलिए अमोनियम आयन का मोलर मास निकालते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन है 4, 14 प्लस 4 कितना हो गया आपका 18, ये हो गया 18। और इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
0.2 मोल आ गया 0.2, पहला काम। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मॉलिक्यूल्स में। तो मैंने आपको सिखाया है कि मोल को मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। मोल को अगर मॉलिक्यूल बनाना होगा तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने 0.2 में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया 0.2 Na। ठीक है, मॉलिक्यूल्स तक बात हो गई। अब आ जाइए जो क्वेश्चन में कह रखा है टोटल एटम्स, फटाफट अब करते हैं जल्दी वाला काम। बोलो भाई लोग, टोटल एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं तुम्हें? एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, 5 एटम। ठीक है, तो उतने मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? 0.2 Na इंटू 5, यानी सिर्फ Na, 1 Na। ये आंसर हो गया। कह रहा है टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालिए। एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन का एटम है? 4 है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉलिक्यूल्स में। 4 इंटू 0.2 Na, यानी 0.8 Na हाइड्रोजन पाया गया है। आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पहले एक मॉलिक्यूल में निकालिए कि एक अमोनियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। 4 है तो 4 हो गया। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये हो गया तुम्हारा 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन। ये एक मॉलिक्यूल में है। तो जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास? 0.2 Na। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आंसर हो जाएगा 10 इंटू 0.2 Na, यानी आपका आंसर आ गया 2 Na इलेक्ट्रॉन। ये हमारा 2 Na इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, ये तीसरा पोर्शन मैंने सॉल्व किया है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे बॉक्स में कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन थी। अब सेम पॉइंट जहां पर गलती होने के चांसेस हैं, और वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन में। अभी जैसा मैं बता करके आया हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर जनरली बराबर होते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपने 2 Na इलेक्ट्रॉन निकाला वही आपने लिख दिया। मैंने वहां साफ साफ लिखा है और बोला भी है कि नॉर्मल एटम के लिए या मॉलिक्यूल के लिए जिस पर कोई चार्ज वगैरह ना हो, लेकिन यहां पे चार्ज आ गया है। प्रोटॉन जो होता है एक यूनिक नंबर है। एक्चुअली में अगर हमें डिफिनेशन लिखनी हो तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली। वो तो एक अलग बात है कि जब चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो ऐसे नहीं निकलता है, डोनेट और एक्सेप्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन निकलता जाता आता बाहर है, उसी का घूमना फिरना है। प्रोटॉन का नहीं, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो प्रोटॉन तो वही होंगे जो उसके एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर क्या क्या है? चलिए एक अमोनियम आयन का एटॉमिक नंबर निकालते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का 1 है, 4 दे रखा है, तो 7 4 11, यानी 11 प्रोटॉन पाया जाएगा। वो 11 ही रहेगा। ठीक है, तो अब एक अमोनियम आयन में 11 प्रोटॉन है, तो अब बताइए 0.2 Na में कितना हो जाएगा? 0.2 Na इंटू 11 मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 Na। ठीक है, तो ये फाइनली आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकल कर आया है। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूं, वो आपका काम है, आपको करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने निकालना आपको सिखाया हुआ है।